हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीश वरकड़े, योर बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू द एड्यूग्रोन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो भी एक सिंगल वीडियो में। तो ये जो है हमारा चैप्टर 3 है क्लास 12th का, है ना। क्लास 12th में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स एक वीडियो में चैप्टर का दी एंड। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, और आपके टर्म एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसको, और देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को सही तरीके से स्टडी कर पाएँ। ओके, तो एक काम कीजिए, पहले तो एक कॉपी और पेन भी साथ में रख लीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको आप कंटिन्यूसली नोट डाउन करते जाएं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में आखिरकार आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमको स्टडी करना है। इसका जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, टेस्टिस और ओवरी दोनों का ही, और यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस जो एक प्रोसेस है जिसमें है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जैसी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, उसको हम यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पॉइंट्स देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है, कैसे होता है। देन फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ तक का, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक का यहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जिसमें एलिमेंट्री आइडिया यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे पार्चुरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, और देन लास्ट है हमारा लैक्टेशन। तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस एक सिंगल वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों ही गेमेट पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग तो हो ही, बट यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से है, यहाँ पे है विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है यहाँ पे कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, दोनों ही होते हैं मदर के इनसाइड, दैट मीन्स मदर की बॉडी के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गेमेट दोनों ही फ्यूज़ कहाँ करेंगे, वो करेंगे हमारे मदर जो हैं उनके यूट्रस के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब की। तो हम यहाँ पे जैसे जैसे हम डिटेल स्टडी करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आखिरकार ये चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, विविपोर का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, मेल और फीमेल गेमेट बॉडी के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइज हो रहे हैं, या दैट मीन्स यहाँ पे फ्यूज़ हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एम्ब्रियो बन रहा है वो एम्ब्रियो भी मदर के बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा है। तो पूरा यंग वंस जो है बेसिकली कहाँ पे आ रहा है, मदर के बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं विविपेरस। सो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बेसिकली बॉडी के अंदर ही पूरा यंग वंस डेवलप होता है, और देन उसके बाद फिर पार्चुरेशन, दैट मीन्स डिलीवरी होती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, है ना। सबसे पहला इवेंट जो है वो है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स कि मेल और फीमेल, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स हैं, तो मेल इंडिविजुअल्स होए और फीमेल इंडिविजुअल्स है, दोनों ही क्या बनाते हैं, गैमेट्स। क्या बनाते हैं, दोनों ही गैमेट्स बनाते हैं। जैसे अगर मेल की बात करते हैं तो वो बनाते हैं स्पर्म। क्या बनाते हैं वो बनाते हैं स्पर्म। और वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर बनता है ओवम। तो ओवम का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन दोनों ही बेसिकली किस प्रोसेस के अंदर आते हैं, गैमेटोजेनेसिस के अंदर। तो हम यहाँ पे देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, हम स्टडी करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है। देन जब ये गैमेट्स बन जाते हैं तो फिर आगे की जो प्रोसेस होती है वो होती है इंसेमिनेशन। व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटाइल ट्रैक्ट। फीमेल जेनेटाइल ट्रैक्ट जो है
फीमेल बॉडी के अंदर, वहाँ पे स्पर्म का ट्रांसफ़र, स्पर्म जो है वो कहाँ बन रहा है, स्पर्म बन रहा है मेल बॉडी के अंदर। मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म बन रहा है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन। देन उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। यस, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल जो स्पर्म है वो अंदर एंटर कर गया है बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर गया, देन वो क्या करेगा, वो फीमेल गैमेट जो फीमेल बॉडी के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़न को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, है ना। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे की मिक्स हो जाएंगी, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन को एक सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन में कि द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद क्या बनेंगे यहाँ पे, जाइगोट। क्या बनेगा यहाँ पे, जाइगोट। तो मेल और फीमेल गैमेट क्या बनाएंगे, फ्यूज़ होके जाइगोट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। देन उसके बाद यहाँ पे जाइगोट डेवलप होगा, और जाइगोट डेवलप होके बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनेगा, जाइगोट डेवलप होके, देखो जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है। जाइगोट कैसा है, सिंगल सेल। सिंगल सेल, 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 3 से 2 से 4 सेल बनेंगी, फिर 4 से फिर कंटिन्यूसली डिवीज़न। तो इस तरीके से क्या होगा कि सेल के नंबर बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये जो सेल्स होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और इसके बाद जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यहाँ पे जो सेल्स के क्लस्टर्स हैं वो क्या होंगे, डेवलप होंगे, और डेवलप होने के बाद फिर वो एक स्टेज के आने के बाद क्या करेंगे, यूटेरिन वॉल में अटैच हो जाएंगे, जो कहाँ पर है, यूट्रस में है ना। यूट्रस की कैविटी जो होती है उस वहाँ पे जो वॉल होती हैं उनकी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरिन वॉल। उसमें ये जो जाइगोट्स है, जो डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियो का, वो एम्ब्रियो क्या करेगा, यहाँ पे यूटेरिन वॉल में अटैच हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है गैस्टेशन। गैस्टेशन दैट मीन्स जो एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट हुआ है वो धीरे 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 करके क्या करेगा, डेवलप होगा, उसके ऑर्गन्स डेवलप होंगे, है ना। देन पूरे ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होंगे और पूरी बॉडी डेवलप होगी। तो यहाँ पे इस पीरियड को जितना टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं गैस्टेशन। गैस्टेशन होने के बाद जब वो पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा तो देन क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी। तो यहाँ पे ये जो है प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस से लेकर तो पार्चुरेशन तक ही, ये सारी प्रोसेस जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे देख चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका एनाटॉमिकल ओवरव्यू। दैट मीन्स कि जो टेस्टिस है वो किस तरीके से उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिरकार क्या होता है। अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे होता है, किस रीजन में होता है, वो होता है पेल्विस रीजन में। तो पेल्विस रीजन में यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट, एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं। तो ये सभी पार्ट्स हैं, है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, देन एक्सेसरी डक्ट्स हैं, द एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस। क्या है वो है टेस्टिस, जो कि बेसिकली सस्पेंडेड होता है कहाँ पे, स्क्रोटम में। तो स्क्रोटम में यहाँ पे टेस्टिस होगा, और वो भी किस में मिलेगा, पेयर्स में, है ना। तो बेसिकली 2 टेस्टिस जो हैं वहाँ पे मिलेंगे। तो ये है स्क्रोटम का पोर्शन, और स्क्रोटम में अंदर की तरफ क्या है, टेस्टिस है। अगर हम टेस्टिस के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप के अंदर ट्यूबिंग सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें डिफरेंट ट्यूब्स मिलेंगे, और इसमें एक मिलेगा टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो रहेंगे वो बेसिकली एक चैनल फॉर्म करने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले तो कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहेगा वो रहेगा टेस्टिस, जो कि स्क्रोटम में सस्पेंडेड है, और इसके अलावा होंगे इसमें डक्ट सिस्टम जो होता है, दैट मीन्स एक पाइपलाइन सिस्टम जिसमें स्पर्म बनता है और फिर वो स्पर्म एक्चुअल में ट्रांसफ़र होता है एक डक्ट से दूसरे डक्ट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डक्ट मिलता है वो होता है रेटे टेस्टिस। तो यहाँ पे रेटे टेस्टिस होगा। रेटे टेस्टिस के बाद जो है वो है वॉसा एफ्रेंशिया। क्या रहेगा? वॉसा एफ्रेंशिया। तो आप देखोगे यहाँ पे टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो बेसिकली फॉर्म कर रहे हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस आगे एक्सटेंड होता है और बनाता है वॉसा एफ्रेंशिया, है ना। तो वॉसा एफ्रेंशिया इसके बाद का रहेगा। तो देखो यहाँ पे रेटे टेस्टिस रहेगा, वॉसा एफ्रेंशिया रहेगा, देन उसके बाद रहेगा यहाँ पे एपिडिडाइमिस। बेसिकली ये भी डक्ट है। एपिडिडाइमिस के बाद यहाँ पे वॉस डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एसेसरी डक्ट्स में आएंगे, ये सभी डक्ट्स में आते हैं। तो अगर हम एजैकुलेटरी डक्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इधर जो रहेगा एजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे मिलने वाला है, ये रहा। तो एजैकुलेटरी डक्ट जो रहेगा इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, जहाँ पे जो पाइप लाइन्स हैं वो क्या हो रही हैं? आपस में ज्वाइंट हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे एजैकुलेटरी डक्ट है, उसमें से वॉस डिफरेंस का जो पाइप है वो बेसिकली कहाँ पे आया है? एजैकुलेटरी डक्ट में यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट से ही तो ये पोर्शन जो है बेसिक एजैकुलेटरी डक्ट का है। इस पोर्शन के बाद यहाँ पे क्या है? यूरेथ्रा। तो यहाँ से के बाद क्या स्टार्ट होता है? यूरेथ्रा स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, तो यहाँ पे ग्लैंड्स में सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ पे 3 बेसिक ग्लैंड जो है यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है सेमिनल वेसाइकल्स, देन अगला है यहाँ पे प्रोस्टेट, और फिर यहाँ पे मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देन इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया मिलेगा जिसमें पेनिस होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे जो डायग्राम है हमने देखा, और कौन कौन से पार्ट जो है यहाँ पे मिलते हैं। तो डक्ट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएगा टेस्टिस, और इसके अलावा एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये सभी पार्ट्स हैं इसके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले टेस्टिस का, कि टेस्टिस जो है आखिरकार उसके स्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। तो अगर हम देखें तो ये टेस्टिस जो होते हैं पेयर्स में मिलेंगे, है ना, जो कि स्क्रोटम में सिचुएटेड होंगे। और यहाँ पे जो ये रीजन है पेल्विक रीजन में, जो एब्डोमल मतलब एब्डोमेन के आउटसाइड, एब्डोमेन के बाहर, जो एब्डोमेन का पोर्शन होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उसके बाहर यहाँ पे क्या मिलेगी? कैविटी मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन मिलेगा। वहीं पे क्या मिलेंगे? टेस्टिस मिलेंगे। जो यहाँ पे स्क्रोटम की बात करते हैं तो वो स्मॉल मस्कुलर सैक होता है, जो कि मेंटेन करता है टेम्परेचर को। तो देखो, तो बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर अलग होता है, तो क्योंकि स्क्रोटम जो है वो बाहर है ना, तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे एक अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी वहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी का, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी टेम्परेचर पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? स्पर्म। तो स्पर्म फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है वो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो बेसिकली टेस्टिस में होंगे, और इसको कम टेम्परेचर चाहिए रहता है बॉडी टेम्परेचर से, तो यहाँ पे उसको मिल जाता है। देन अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की शेप की, तो वो ओवल शेप का होता है, और 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड इसका साइज़ होगा। देन यहाँ पे जो टेस्टिस हैं उसमें कंपार्टमेंट्स होंगे, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पर टेस्टिस के अंदर जो है वहाँ पे हमने देखा कि उसका व्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ सर्कल जैसे मिलेंगे, ये बेसिकली ट्यूब्स हैं। ट्यूब्स को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। तो ट्यूब्स को ऊपर की तरफ देखने पे कुछ इस तरीके से अंदर जो है वो सेल्स लगी हुई रहती हैं। ये ट्यूब की दीवार मान के चलो आप, ठीक है। आप सपोज़ कीजिए एक ट्यूब है और ट्यूब को आप ऊपर से देख रहे हो, तो जब ऊपर से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे ट्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली ये क्या होंगे?
ये जो ट्यूब्स हैं इसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये मिलेंगे कंपार्टमेंट्स में, और उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे जो कि बेसिकली क्या होंगे, कंपार्टमेंट होंगे, और लगभग 250 कंपार्टमेंट जो हैं वहाँ पे मिलते हैं, और इन कंपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे ये बना हुआ है, तो ये एक सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी सेल्स हैं और कुछ प्रोसेस जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रही है। तो यहाँ पे पता है कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पे स्पर्म बनता है। यहाँ पे जो ये सेल्स हैं कॉर्नर्स की सेल्स, देन उसके बाद फिर ये डेवलप होकर क्या बनाती हैं, ये जो छोटी छोटी आपको रॉड्स टाइप की दिख रही हैं, बेसिकली ये स्पर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्स हैं, है ना, और ये हैं मिलेंगे हमको लोब्स में, दैट मीन्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं टेस्टिस के अंदर, 250, जो कि बेसिकली कंपार्टमेंट्स हैं। स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो कौन सा होता है, मियोसिस। जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि मियोसिस प्रोसेस जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए है, और माइटोसिस प्रोसेस जो होती है वो बेसिकली ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस होगा, है ना, और मियोसिस के थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। स्पर्म को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो आप इसको याद रखिएगा कि स्पर्म का एक और नाम है क्या, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ बेसिकली स्पर्म का ही नाम होता है। देन द इनर लाइनिंग ऑफ ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, इसके अंदर की जो सेल्स हैं उसमें 2 स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं। एक सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी सेल है सार्टोली सेल। सार्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया दोनों ही सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर हैं। तो देखो ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर का है यहाँ पे, ये ट्यूब के बाहर है, ये ट्यूब है। अब देखोगे आप कि यहाँ पे अलग अलग जो ट्यूब मैंने बनाए हैं इनके बीच में कुछ जगह भी है ना, इसके बीच में क्या है, यहाँ पे जगह है। तो बेसिकली ये जगह जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। तो ये एक इंटरस्टेशियल स्पेस है ना, जिसमें सेल्स मिलती हैं उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स। सबसे पहले हम अभी बात कर लेते हैं ट्यूब की, फिर ट्यूब के बाहर की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्यूब के अंदर की बात पहले कर लेते हैं, फिर ट्यूब के बाहर की बात उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सार्टोली सेल है और स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो रहती हैं वो उनको हम मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं, जो मैच्योर नहीं होती उस समय पे। देन धीरे धीरे फिर वो क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होने के बाद क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं, और डिवीज़न होता है मियोसिस। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्पर्म सेल जो होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इसको हम हैप्लॉइड सेल भी बोलते हैं। और जो जिस सेल से मिलकर बनता है मतलब स्पर्मेटोगोनिया में बेसिकली 46 क्रोमोसोम होते हैं स्टार्टिंग में, फिर ये डिवाइड करेगा मियोसिस की तरह, और पूरी डिवीज़न के बाद फिर जो सेल्स निकल के सामने आएंगी हमारे, उसमें 23 को नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। सार्टोली सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली फूड खाना देता है किसको, स्पर्मेटोगोनिया को, ताकि वो सही तरीके से क्या हो पाए, ताकि वो सही तरीके से डेवलप हो पाए, है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है उसको न्यूट्रिशन देने का काम जो है बेसिकली कौन कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन देने का काम यहाँ पे बेसिकली सार्टोली सेल्स ही कर रही हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ और सेल की, जैसे कि लेडिग सेल। जैसे कि क्या, लेडिग सेल। तो लेडिग सेल को पढ़ने से पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। तो यहाँ पे द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन ब्लड वेसल्स, इम्यूनो कंपोनेंट सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम लेडिग सेल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में मिल रहा है उसको ही हम लेडिग सेल भी बोलते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और वो है एंड्रोजन्स को सिंथेसाइज करना। इसको सिंथेसाइज करना एंड्रोजन्स को। तो एंड्रोजन अगर सिंथेसाइज होते हैं तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बेसिकली वो इसी हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, उसको थ्रू ही डेवलप होते हैं। और इसको डेवलप करने का काम जो है वो कौन करेगा? लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल का पर्टिकुलर ये फंक्शन होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एसेसरी डक्ट का। अगर एसेसरी डक्ट के बारे में अगर हम देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा बाय एसेसरी डक्ट्स। तो एसेसरी डक्ट्स जो होता है वो बेसिकली क्या करता है? स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है। तो स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है तो कौन कौन सा रास्ता होता है, कहाँ कहाँ से वो स्पर्म जो है डेवलप होकर जाता है? तो यहाँ पे जैसे कि हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है बेसिकली वहीं पे स्पर्म बन रहा है। तो स्पर्म बनने के बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनेगा और वो जाएगा रेटी टेस्टिस में। सो दैट कनेक्ट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू द टेस्टिस टू वॉस एफ्रेंशिया। देखो रेटी टेस्टिस जो होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा, है ना, वहाँ पे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे जो कि बेसिकली रेटी टेस्टिस का पोर्शन बनाएंगे, और वो आगे जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे वॉसा एफ्रेंशिया। तो स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेंगी जो रेटी टेस्टिस के जगह पे है। देन उसके बाद फिर वहाँ से जो स्पर्म होंगी वो वॉसा एफ्रेंशिया में जाएगा। देन उसके बाद एपिडाइमिस में जाएगा। देन वॉस डिफरेंस में जाएगा। फिर एजाकुलेटरी डक्ट पे जाते हुए देन यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा बेसिकली थिन मस्कुलर ट्यूब होता है ना, और ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाता है। और फिर ये एक्सटर्नल ओपनिंग होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। तो यूरेथ्रल मीटस के बाद से वो बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डक्ट सिस्टम मिलता है। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम बोलते हैं पीनस, और ये एनलार्ज एंड ऑफ द पीनस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। तो ग्लैंस पेनिस जो बेसिकली ये एनलार्ज एंड को बोलते हैं, और उसके ऊपर एक स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं फोरस्किन। द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड सीक्रेट सेमिनल प्लाज्मा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होती हैं वो बेसिकली एक प्लाज्मा, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, उसको सीक्रेट करती हैं। और सेमिनल प्लाज्मा जो रहेगा वो स्पर्म के साथ कंबाइन होगा और उसको हम बोलेंगे सीमन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सीमन बेसिकली किसको बोलेंगे? तो सीमन बेसिकली सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म सेल्स दोनों कंबाइंड होती हैं, तब उसको सीमन बोला जाता है। और सेमिनल प्लाज्मा जो होता है बेसिकली वो एसोसिएटेड ग्लैंड के थ्रू ही बनता है। तो एसोसिएटेड ग्लैंड में 3 है, एक है सेमिनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल की बात करते हैं तो इसमें जो फ्लूइड यहाँ पे सीक्रेट करता है उसमें प्रोटीन, एंजाइम, फ्रैक्टोज, विटामिन सी, इनका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाई फ्रक्टोज जो है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो कि ग्लूकोज का एक पार्ट है और ग्लूकोज का एक टाइप है जिससे एनर्जी बनती है। तो बेसिकली दैट फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी क्या करता है? देता है स्पर्मेटोजोआ के लिए, ताकि वो सही तरीके से क्या कर सके? वो आगे मूव कर सकें। देन उसके बाद फिर बात करेंगे यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड है जो कि स्लाइटली एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड डेवलप करता है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड करेगा वो स्लाइटली एल्कलाइन होगा। स्लाइटली एल्कलाइन जो है वो बेसिकली स्पर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जब वो वेजाइनल एनवायरनमेंट में एंटर कर रहा हो। जब वेजाइनल एनवायरनमेंट में स्पर्म एंटर करता है तो उसको जो पीएच है वो थोड़ा सा एल्कलाइन चाहिए रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइटली एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड है वहाँ पे उसको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड है ये क्या करेगा? पीएच को बैलेंस कर देगा। देन उसके बाद आएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि क्या करता है? लुब्रिकेट करता है किसको? पीनस को। तो पीनस को लुब्रिकेट करने का काम यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो इनिशियल कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द डक्ट सिस्टम, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और मेमरी ग्लैंड। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें मिलेगा ओवरी। तो यहाँ पे जो साइड व्यू है अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमको ओवरी मिलेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे ये बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूट्रस का पोर्शन है, और इस यूट्रस के दोनों तरफ साइड में क्या मिलेंगे? ओवरी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे एक सेकंड डायग्राम है, उसको बारे में आपको बता देता हूँ पहले।
है ना। तो सेकेंड डायग्राम आप देखोगे यहाँ पे कि ये ओवरी है, ओवरी के बाद फिर यहाँ पे डक्ट सिस्टम है, जिसमें यहाँ पे देखोगे वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलेंगे एस्थमस, एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। देन ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं बेसिकली। तो ये फैलोपियन ट्यूब आगे एक्सटेंड होगा इस तरीके से। यहाँ पे एस्थमस, एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम 3 पार्ट होते हैं। देन इन इस्थमस के आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा यूटेरिन कैविटी। यूटेरिन कैविटी जो होगी उसमें यहाँ पे वॉल है ना, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल। ये जो इनिशियल जो वॉल होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल। हालांकि ये 3 लेयर्स की मिलकर बनी होती है। तो एक होता है एंडोमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम और एक होता है पेरीमेट्रियम। तो 3 यहाँ पे लेयर्स होंगी इसकी। देन उसके आगे के पार्ट्स जो रहेगा उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा सर्वाइकल कैनल और सर्विक्स का पोर्शन मिलेगा, और फिर आगे की तरफ होगा यहाँ पे वेजाइना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं इसको कि और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वेजाइनल पोर्शन है, और जो वेजाइनल पोर्शन के बाद फिर यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया मिलेगा। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में यहाँ पे लेबियम मिनोरा, देन लेबियम मेजोरा और वेजाइनल ऑरिफिस, ये यहाँ पे ये पोर्शन होंगे। और इसके ऊपर जो है लेबियम मिनोरा के यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे रहेगा क्लेटोरिस। तो ये पूरा जो पोर्शन है बेसिकली एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पोर्शन है। पेयर ऑफ ओवरीज, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में यहाँ पे ओवरीज मिलेंगे जो कि पेयर्स में है। देन उसके बाद यहाँ पे द डक्ट सिस्टम मिलेगा जिसमें ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना का पोर्शन होगा। देन उसके बाद फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया और मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड जो रहेगा उसको हम लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके के उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ओवरी में गैमेट बनेगा जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो होगा ओवरी में होगा और वो बाहर निकलेगा, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब में जब ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। देन ओव्यूलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, स्पर्म आएगा वहाँ पे और उसको फर्टिलाइज़ कर देगा। फर्टिलाइज़ करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी प्रेगनेंसी, और फिर प्रेगनेंसी के बाद जो है बर्थ एंड चाइल्ड केयर। अगर हम यहाँ पे और ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की। तो ओवरी का यहाँ पे आप एक मॉडल देख सकते हैं। अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो बेसिकली ये ओवरी के अंदर जो है ना, इसको कट करने पे, ओवरी कट करने पे अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वो सभी हैं ये। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया है इस इमेज में कि आखिरकार की जो ओवरी है उसके अंदर गैमेट कैसे फॉर्म होता है और गैमेट कैसे बाहर निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें क्या होता है, जो गैमेट है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और गैमेट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे ओवम बना है, और ये ओवम कहाँ पे आया है, बाहर आया है। तो ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि गैमेट कैसे फॉर्म होता है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, वो एक पॉइंट है। और एक पॉइंट ये है कि जो गैमेट है जब वो डेवलप होगा तो उसके बाहर आउटसाइड ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओवरी में किस किस तरीके से चेंजेस रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओवरी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फीमेल्स में पेयर ऑफ ओवरीज मिलेंगे, है ना, जोड़े में मिलेंगे, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ओवम, वो फीमेल गैमेट फॉर्म करता है, फीमेल गैमेट बनाता है, और फीमेल गैमेट के अलावा ये बनाएगा कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स को, जिसको हम ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन ओवरी में बनते हैं जिसको हम स्टेरॉइड हार्मोन ही बोलते हैं। इसके अलावा फीमेल गैमेट दैट मीन्स ओवम का भी ये प्रोडक्शन करता है, दैट मीन्स ओवम भी यहाँ पे फॉर्म होती है। बात करें हम लोकेशन की तो कहाँ मिलता है, तो हम बता सकते हैं कि पेल्विक वॉल और यूट्रस, है ना। तो मतलब यूट्रस के एक वॉल से ये क्या रहेगा, लिगामेंट्स जुड़े रहेंगे, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे पेल्विक वॉल है, वहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा। तो बेसिकली बीच में यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ये है ओवरी। ओवरी की एक तरफ जो है यूट्रस का पोर्शन है और एक तरफ जो है
यहाँ पे हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब है, तो इसके बीच में यहाँ पे सिचुएटेड है क्या, ओवरी। तो बेसिकली जो लोकेशन है उसको हम बोलेंगे पैल्विक वॉल। देन उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे इसको क्या, यूट्रस। तो इन दोनों के बीच में ये रहेगा और बेसिकली किससे कनेक्टेड रहता है, ये लिगामेंट से ये कनेक्टेड रहता है। ओवरी जो होगा वो कवर्ड होगा एपिथेलियम सेल्स से, जो कि बहुत ही थिन एपिथेलियम होंगे, है ना। और यहाँ पे जो है ओवरिन स्ट्रोमा होगा। ओवरिन स्ट्रोमा बेसिकली ये मैट्रिक्स है किसमें, ओवरी में, और ये दो जोन में यहाँ पे डिवाइड होती है। एक होता है पेरीफेरल कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेड्यूला। तो बेसिकली ओवरी के अंदर के ये जोन्स हैं, है ना, ओवरी के अंदर जो होगा। तो ये बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं ओवरियन स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसमें ये होगा मैट्रिक्स और इसके अलावा यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा। कौन सा होगा, पेरीफेरल कॉर्टेक्स होगा और इनर मेड्यूला का पार्ट होगा। स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो स्टेजेस हैं ये बेसिकली जब ओवम बन रहा है होता है तो कौन कौन सी स्टेजेस से वो गुजरता है, इस प्रोसेस को भी हम यहाँ पे देखेंगे। जिसमें प्राइमरी फॉलिकल आपको दिख रहा होगा, एक टर्शियरी फॉलिकल है, देन उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल है, और ग्राफियन फॉलिकल जो होगा उसके बाद फिर यहाँ पे ओवम जो अंदर है वो क्या हुआ, बाहर निकला। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरी में जो ओवम होता है उसके चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं। थोड़ा सा डक्ट सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डक्ट सिस्टम बेसिकली हम किस किस पार्ट में बोलेंगे। तो डक्ट सिस्टम में यहाँ पे हमको पहले क्या मिलेंगे, हमको यहाँ पे मिलने वाला डक्ट सिस्टम में ओविडक्ट। ओविडक्ट इसको है क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को हम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, ओवरी के बाद यहाँ पे रहता है, और ओवरी से लेकर तो ये कनेक्ट रहता है यूट्रस तक, और लगभग ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फैलोपियन ट्यूब फीमेल बॉडी के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे जो बेसिकली लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है इस पर्टिकुलर फैलोपियन ट्यूब की, जो ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में इनफंडिबुलम, फेमरी, एम्प्यूला ये स्पेसिफिक पार्ट होंगे। अगर हम इनफंडिबुलम की बात करते हैं तो ये फनल शेप्ड क्लोज पार्ट होता है ओवरी में। देन फिम्बरी जो है वो बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और एज ऑफ इनफंडिबुलम कलेक्ट द ओवम फ्रॉम ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इनफंडिबुलम में एग जो है वो बाहर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोल रहे हैं ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरी के अंदर जो ओवम है वो बाहर निकल गया। तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली होता है फिम्बरी से। फिम्बरी क्या करेगा, उसको निकाल लेगा। देन है इसमें एम्प्यूला। अगर हम एम्प्यूला की बात करते हैं तो एम्प्यूला जो है ये वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का, है ना, और ये कहाँ पे मिलेगा, इनफंडिबुलम में मिलेगा, और फर्टिलाइजेशन इसी पर्टिकुलर लोकेशन में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। तो फिम्बरी जो है उसको क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जो क्या करेगा, जो एग जो होगा उसको ओविडक्ट तक लेके आएगा, फिर वो एम्प्यूला में जाएगा, और एम्प्यूला में बेसिकली स्पर्म भी आएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फिर लास्ट पार्ट है इसका स्थमस, जो कि ओविडक्ट के लास्ट पार्ट होता है, और ये नैरो ल्यूमन होती है और यूट्रस को ये ज्वाइंट करता है। इसमें यहाँ पे देखिए ये है फिम्बरी, है ना, और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में यहाँ पे फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहाँ पे जब एग बनेगा वो बेसिकली वो बेसिकली क्या होगा, फिम्बरी के थ्रू इनफंडिबुलम रीजन तक आएगा, फिर वो एम्प्लियो तक जाएगा, और एम्प्लियो में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या, स्थमस यहाँ पे बोलेंगे। तो ये हो गया है हमारा पार्ट ऑफ ओविडक्ट। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे यूट्रस का। यूट्रस जो होता है इसको हम वोम भी बोलते हैं, और ये पियर शेप्ड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। जो वोम होगा बेसिकली पियर शेप होगा, उल्टा पियर शेप जो है उस टाइप का। और यहाँ पे यूट्रस ओपनिंग वेजाइना थ्रू अ नैरो सेरेविक्स। तो नैरो सेरेविक्स जो होगा वो नैरो होगा, जहाँ से क्या ओपन होगा, यूट्रस का पार्ट। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो डायग्राम में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
ये है यूट्रस का पोर्शन जो कि पियर शेप है, बट इन्वर्टेड पियर शेप। और आगे जो रहेगा पोर्शन वो रहेगा सर्विक्स का, और जो कि जहाँ पे क्या रहेगा बेसिकली उस कैनल को क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल, और वो कनेक्ट रहेगा किससे, वजाइना से। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे मिलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो कैविटी ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स की जो कैविटी है जिसको हम सर्वाइकल कैनल बोलते हैं, वो वेजाइना के साथ मिलके एक कैनल बनाता है जिसको हम बोलते हैं बर्थ कैनल। तो बर्थ कैनल बेसिकली क्या होगा, बर्थ कैनल के थ्रू ही जो बेबी है मैच्योर होगा, तो वो वहीं से क्या होगा, डिलीवर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन में। तो पार्चुरेशन जो होता है तो बेसिकली उसमें क्या होता है, डिलीवरी होता है। तो डिलीवरी में यहाँ पे बर्थ कैनाल से ही होगा। तो और बर्थ कैनाल जो होता है बेसिकली सर्वाइकल कैनल जिसको हम सर्विक्स बोलेंगे और वेजाइना, ये दोनों मिलके बनाएंगे। एम्ब्रियो डेवलप इनटू द फीटस। फीटस जो होगा वो एम्ब्रियो जो होगा वो डेवलप होगा, है ना। तो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो क्या बना लेगा, फीटस बना लेगा। देन अब हम बात करेंगे यूट्रस में। यूट्रस में यूटेरिन वॉल मिलती है। तो यूटेरिन वॉल बेसिकली 3 लेयर्ड वॉल है यहाँ पे। फर्स्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, सेकेंड लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और थर्ड लेयर को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। अगर हम पेरीमेट्रियम की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है। मायोमेट्रियम जो होता है मिडिल लेयर होता है, ये थोड़ा थिक होगा और स्मूथ मसल्स जो हैं उसमें मिलेंगी, और ये डिलीवरी के समय क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो डिलीवरी के समय बेबी को, दैट मीन्स फीटस को बाहर डिलीवर करने के लिए जो मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स, उसमें ये काम करता है। एंडोमेट्रियम की वॉल होती है जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है और इसी इनर लाइनिंग होती है, और ये जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं पीरियोडिकली, मतलब स्पेसिफिक ड्यूरेशन में इसमें चेंजेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मैं आपको बता दूं कि जो एंडोमेट्रियम होता है यहीं पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस भी होती है। दैट मीन्स जायगोट एम्ब्रियो बनाता है और वो जो रहेगा वो अटैच होगा किससे, वो होगा एंडोमेट्रियम की वॉल से। और एंडोमेट्रियम की वॉल रहती है उसमें पीरियोडिक चेंजेस भी होते हैं ताकि सही तरीके से क्या हो पाए, अटैचमेंट हो पाए, है ना, दैट मीन्स इम्प्लांट हो पाए। देन इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सर्विक्स की। सर्विक्स जो होता है उसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी इसको हम बोल सकते हैं, वेजाइना के साथ मिलके बनाता है। द सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद द वेजाइना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया की। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया मेनोरा, ये पॉइंट होंगे। देन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बाहर की तरफ होंगे। देन उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमेन। तो हाइमेन बेसिकली वेजाइना को पार्शियली कवर करके रखता है, और किसी भी या फिर एक्टिविटी या फिर क्वाइटस के समय, है ना, कुछ एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स, है ना, जैसे कि हॉर्स राइडिंग या फिर साइकिलिंग, इन एक्टिविटी के कारण क्या होता है, जो हाइमेन का पोर्शन होता है यानी कि मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें क्लिटोरिस की। तो क्लिटोरिस जो रहता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, मतलब फिंगर के जैसे इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये लेबिया मेनोरा और यूट्रस के बाहर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बना होता है इन सभी स्ट्रक्चर से एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, विच इज़ कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड। तो सेक्सुअल यहाँ पे ऑर्गन है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। अंदर क्या होते हैं, लोब्स मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स जो होंगे उसमें मेमोरी एल्वियोलाइज होंगे, और मेमोरी जो एल्वियोलाई हैं यहीं पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं इसके पीछे की तरफ और अगर अंदर की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको रिब्स मिलेंगी और यहाँ पे कुछ मसल्स मिलेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में, तो मेमोरी ग्लैंड जो रहता है वो पेयर्ड होगा, है ना, दैट मीन्स ब्रेस्ट का पेयर होगा जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होंगे और बहुत सारा अमाउंट में क्या होगा, फैट। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ रहते हैं उसमें 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और इन मेमोरी लोब्स जो होंगे उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होगा बेसिकली मिल्क को सीक्रेट करेगा, और यहाँ पे मिल्क इज स्टोर इन ल्यूमन ऑफ कैविटी ऑफ एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई की जो कैविटीज़ होंगी उसी में मिल्क स्टोर रहेगा। एल्वियोलाई जो होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होगा। देन ये ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो जॉइंट होंगे मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट जॉइंट होगा यहाँ पे मेमोरी एम्प्यूला में, और मेमोरी एम्प्यूला जो रहेगा वो कनेक्ट होगा लेक्टिफेरस डक्ट, और वो बाहर आ जाएगा निप्पल के थ्रू।
तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मेमोरी लोब्स हैं, इसमें मेमोरी एल्वेलाई हैं, है ना। एल्वेलस सेल जो होंगी उस वो सीक्रेट करेंगी मिल्क को और वो मेमोरी डक्ट में जाएगा। देन उसके बाद वो एम्पिलिया में जाएगा, देन लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल से वो बाहर सीक्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है किसका, मेमोरी ग्लैंड का। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट जो होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक तो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म, और दूसरा जो प्रोसेस है वो होगा क्या, oogenesis, जो बेसिकली किसके लिए होता है, ओवा के फॉर्मेशन के लिए होता है। तो ये जो oogenesis प्रोसेस होती है ये फीमेल में होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो मेल में होती है। तो गैमेटोजेनेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस को एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होगा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस मैच्योर स्पर्म सेल इन द टेस्टिस। मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया क्या बना लेता है, स्पर्म बना लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, बट किससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है स्पर्मेटोगोनिया से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे oogenesis की। अगर हम oogenesis को देखें तो इसका मतलब होगा कि द प्रोसेस बाय विच ओगोनिया प्रोड्यूस मैच्योर ओवम इन ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बने, जब मैच्योर ओवम बने, है ना, किससे, मतलब यहाँ पे ओगोनिया से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है कब, प्यूबर्टी के समय। जब एक स्पेसिफिक एज में आ जाते हैं जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होने लग जाता है, दैट मीन्स सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्यूबर्टी जो होता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही क्या हो जाता है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि एक डिप्लॉयड सेल्स होती है, डिप्लॉयड सेल मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती है इनिशियली और अपने साइज़ को इंक्रीज़ करती है ना। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होगा, जो डिप्लॉयड सेल है, वो इनिशियल तौर पे क्या करता है, माइटोसिस करता है और अपने नंबर्स को बढ़ाता है और अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है ना। और ये कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स हैं जो माइटोसिस के थ्रू मल्टीप्लाई हुए हैं, अब वो क्या होगा, जब जैसे जैसे साइज़ में इंक्रीज़ होगा, दैट मीन्स अब उसमें क्या होने वाला है, अब उसमें गैमेट फॉर्मेशन की स्टेज जो है वो आने वाली है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होगा। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे, मतलब बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे माइटोसिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर वॉल है वहीं पे ये सारी की सारी सेल्स मिलेंगी, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो कि डिप्लॉयड है बेसिकली। जब वो साइज़ में इंक्रीज़ होंगी, तो साइज़ में इंक्रीज़ होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिवीज़न होगा, है ना। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी, है ना, जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। बेसिकली वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न करेंगी और क्या बनाएंगी, दो स्पर्मेटोसाइट्स। और ये जो स्पर्मेटोसाइट्स रहेंगे इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे वो रहेंगे हाफ। तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें मिलने वाले हैं और जो स्पर्मेटोगोनिया था इसमें 46 क्रोमोसोम थे, तो हाफ हो गए। और यहाँ पे कौन सा डिवीज़न हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। बेसिकली मियोटिक डिवीज़न दो स्टेज का होता है जिसको हम बोलते हैं M1 मियोटिक 1 और एक होता है M2 मियोटिक 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया जो था उसने क्या बनाया, उसने बनाया स्पर्मेटोसाइट्स। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से दो स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे बन रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स रहेंगी। अब स्पर्मेटोसाइट्स जो रहेंगी वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो रहेंगी वो प्रोड्यूस करेंगे 4 स्पर्मेटेड, क्या बनाएंगे, स्पर्मेटेड। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स फिर डिवाइड करेंगी और जो सेल बनेगी उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटेड। ये जो सेकंड डिवीज़न रहेगा उसको बोलेंगे सेकंड मियोटिक डिवीज़न। और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, हैप्लॉइड।
है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था M1 जो है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है और ये M2 जो है वो सेकंड मियोटिक डिवीज़न होगा। देन स्पर्मेटिड्स जो रहेंगी वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस करेंगी और बनाएंगी स्पर्मेटोजोआ, दैट मीन्स स्पर्म। तो जो स्पर्मेटिड है उससे क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। स्पर्म लीड द आर स्पर्म हेड्स आर, स्पर्म हेड जो रहेंगी वो सार्टोली सेल में एम्बेडेड होंगी, है ना, जैसे कि मैंने बताया था कि सार्टोली सेल्स वहाँ पे होती है, तो सार्टोली सेल्स में यहाँ पे एम्बेडेड होंगी एंड दे रिलीज फॉर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ये सार्टोली सेल के साथ एम्बेडेड हो रही है ना, तो और वहाँ से फिर क्या होगा, ये रिलीज़ हो जाएंगी और रिलीज़ होने को क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्पर्मिएशन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है रिलीज़ होंगी आगे की तरफ, उसको हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। डायग्राम की हेल्प से इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो प्यूबर्टी के समय स्पर्मेटोगोनिया जो रहेंगी माइटोसिस करेंगी, माइटोसिस करके और डिफरेंशिएशन करके बहुत सारे सेल्स बनाएंगी। ये सेल्स जो रहेंगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो रहेंगी वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करेंगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड म्यूटिक डिवीजन करेंगी और स्पर्मेटिड बनाएंगे। स्पर्मेटिड डिफरेंशिएशन करेगा और स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे बनाएगा। तो सिंपल एक फ्लो डायग्राम जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। देन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये डायग्राम से कि डायग्राम अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो है हमारे सेल्स हैं, है ना, और ये सेल्स जो हैं क्या है आपके डिवाइड होके क्या बना रही है यहाँ पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर और डिवाइड होंगी, क्या बनाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो रहेगा वो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेंगे। स्पर्मेटिड जो रहेगा वो बनाएगा स्पर्मेटोजोआ। और यहाँ पे जो सार्टोली सेल है बेसिकली इससे ये एम्बेडेड है, अटैचमेंट कर रहे हैं ताकि इसको क्या कर सकें, सही तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाए। देन उसके बाद फिर ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये रिलीज़ हो जाएगा यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जिसको हम बोलेंगे क्या, जिसको हम बोलने वाले हैं स्पर्मिएशन। ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे रिलीज़ होते हैं और क्या अफेक्ट वो करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हार्मोन की तो बेसिकली इसमें गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स होंगे जिसको हम बोलेंगे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सभी के सभी हार्मोन जो हैं गोनाडोट्रोपिन्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस में या हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज़ होते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली कहाँ मिलता है, ब्रेन में। तो ब्रेन में यहाँ पे मिलने वाला है क्या, जो ब्रेन है हाइपोथैलेमस पार्ट उसमें मिलने वाला है यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। क्या होगा यहाँ पे, स्टिमुलेट जो है यहाँ पे जो गोनाडोट्रोपिन्स रहेंगे, है ना, ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन, 2 गोनाडोट्रोपिन को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस से एक सीक्रेट होगा हार्मोन जिसको हम बोलेंगे क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाएगा और वो 2 पर्टिकुलर गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज़ करेगा। फर्स्ट है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सेकंड होगा LH, दैट मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है वो क्या करता है, सार्टोली सेल पे वर्क करेगा और सार्टोली सेल पे वर्क करने के बाद वर्क करेगा और स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सम फैक्टर्स दैट हेल्प द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे वो सार्टोली सेल को एक्टिवेट करेगा और वो कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करेगा जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। देन अगर हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं तो ये लेडिक सेल्स पर काम करती है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट करती है और यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा यहाँ पे सिंथेसिस करने के लिए एंड्रोजन का। तो एंड्रोजन बेसिकली लेडिक सेल से ही सीक्रेट होता है बट उसको एक्टिवेट करने का काम यहाँ पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करता है जो कि पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। और ये जो एंड्रोजन है, एक एंड्रोजन का एग्जांपल है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का एग्जांपल है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये मेल हार्मोन होता है एंड विच टर्न द स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके अलावा ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पर्म की। जो स्पर्म बना है उसका क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। अगर हम स्पर्म का डायग्राम देखें तो स्पर्म के डायग्राम में यहाँ पे आपको मिलेगा हेड पोर्शन, देन
यहाँ पे मिलेगा मिडिल पोर्शन जिसको इसमें नेक बोलेंगे, और इसमें मिलेगा टेल पोर्शन। तो हेड पोर्शन में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऊपर की लेयर रहेगी। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर रहती है पूरी सेल्स में होती है। देन इसके अंदर मिलेगा न्यूक्लियस जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल रहेगा, और सबसे ऊपर के पोर्शन में मिलेगा यहाँ पे एक्रोसोम। इसके अलावा नेक पोर्शन की अगर हम बात करें तो मिडिल पीस है ये, और इसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर रहेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी सोर्स होता है ताकि ये क्या कर सके, स्पर्म बहुत पूरी तरीके से मूव कर सके। स्पर्म जो रहेगा उसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल रहेगा। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा जो पूरी बॉडी को कवर करेगा। हेड के पोर्शन में यहाँ पे एक्रोसोम मिलेगा जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। एक्रोसोम की अगर हम बात करते हैं तो एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे तो जो एग सेल है जिसको हम ओवम बोलते हैं, है ना, ओवा बोलेंगे, वो उसके मेम्ब्रेन को तोड़ने का जो काम रहेगा वो बेसिकली एक्रोसोम के थ्रू होगा। अब सपोज़ कीजिए ओवा है, अब स्पर्म जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये ब्रेक करने के लिए ही ज़रूरत किसकी होगी? ब्रेक करने के लिए ही ज़रूरत होगी यहाँ पे एक्रोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम की। अगर मिडिल पीस की बात करते हैं तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वही एजॉकुलेशन के समय 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज़ होते हैं, और जिसमें 60% जो रहेंगे वो नॉर्मल शेप के होते हैं, और 40% जो रहेंगे वो क्या होंगे, जो उनकी जो मोटिलिटी होगी वो थोड़ी सी कम होगी। देन अगर हम बात करते हैं सीमन की, तो सीमन किसको बोलेंगे? द मिल्की वाइट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ स्पर्म एंड द फ्लूइड सीक्रेटेड बाय एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड के थ्रू जो फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है और जो स्पर्म है, उन दोनों को हम साथ में क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर स्पर्म रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग जो पोर्शन रहते हैं उससे बाहर निकलता है। अगर हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो यहाँ पे बल्बोयूथेरल ग्लैंड, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, ये सभी चीज़ें जो होती हैं उसमें प्रोसेस के पार्ट में होती हैं। हम यहाँ बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की, वो विच इज़ कॉल्ड oogenesis। oogenesis की अगर हम बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। oogenesis की बात करें तो यहाँ पे फीमेल गैमेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, और ओवम के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलेंगे? oogenesis बोलेंगे। oogenesis बेसिकली क्या होगा? oogenesis इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होता है, जब एम्ब्रियो यहाँ पे बनता है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे oogenesis जो होगा वही इसका पार्ट होगा। एंड मिलियंस ऑफ गैमेट्स, मदर सेल और oogonia आर फॉर्म्ड इन फीटल ओवरी। तो oogenesis जो होता है, ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली बर्थ लेने से पहले ही फीमेल बॉडी के अंदर होने लग जाती है। तो जब किसी फीमेल बॉडी के अंदर, है ना, क्या होता है, वो जो फीमेल इंडिविजुअल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जब डेवलप होता है, जैसे मीन्स एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही oogenesis की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है ना, अगर फीमेल बॉडी है तो मिलियंस ऑफ गैमेट जो मदर सेल हैं वो बनते हैं, है ना, कहाँ पे? फीटल ओवरी में। और जैसे ही बर्थ होता है तो बर्थ के बाद जो होता है यहाँ पे क्या नहीं बनता? यहाँ पे oogonia नहीं बनते हैं, है ना, यानी कि गैमेट मदर सेल। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट मदर सेल जो होती है वो बेसिकली, जिसको हम oogonia बोलते हैं, वो पहले ही बन जाती हैं, बर्थ लेने से पहले, बर्थ के बाद नहीं बनती। फिर ये oogonia जो रहेंगे क्या होगा, यहाँ पे डेवलप होंगी, ठीक है। तो प्यूबर्टी की जब स्टेज आएगी तब ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगी। तो प्यूबर्टी स्टेज में क्या होगा, oogonia जो है वो प्राइमरी oocytes बनाएगा। oogonia स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ meiosis एंड गेट अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, oogonia जो रहेगा, बहुत सारे oogonia यहाँ पे बन चुके हैं, और oogonia जो रहेगा वो क्या करेगा? meiosis करेगा, और प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो रहेगा उसमें सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, और ऊपर ग्रैनुलोसा नाम की जो सेल्स होंगी उसकी लेयर बना लेगा ये जो पर्टिकुलर oogonia रहेगा ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो जो प्राइमरी oocyte रहेगा उसके चारों तरफ सेल्स की लेयर बनेगी, जिसको हम बोलेंगे क्या? प्राइमरी फॉलिकल।
प्राइमरी फॉलिकल जो रहेंगे वो क्या करेंगे, वो बहुत सारे जो होंगे डीजनरेट हो जाएंगे बिटवीन बर्थ एंड प्यूबर्टी। तो बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए यहाँ पे जो कि प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हैं, और बर्थ और प्यूबर्टी के आते समय तक बहुत सारे जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो ओवी में बचे रहेंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स थीका की लेयर बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जो रहेगा वो क्या बनाएगा, फिर टर्शरी फॉलिकल बनाएगा। टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। देन थीका जो रहेगा उसमें दो लेयर होंगे, एक इनर लेयर होगी जिसको थीका इंटरना, और आउटर लेयर होगी जिसको हम थीका एक्सटर्ना बोलेंगे। प्राइमरी oocyte जो रहेगा वो टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी oocytes विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, म्योटिक 1। तो बेसिकली प्राइमरी oocyte है ना, तो टर्शरी फॉलिकल जो होगा वो ग्रो होगा साइज में, तो वहीं पे क्या होगा, जो अंदर म्योटिक डिवीज़न कंप्लीट होगा एंड फॉर्मिंग द लार्ज सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte जो रहेगा वो सेकेंडरी oocyte का फॉर्म कर लेगा एंड टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे फॉर्म होगी। अब यहाँ पे जो टर्शरी फॉलिकल होगा वो मैच्योर होगा और ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म कर लेगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में पहले बताया था। देन सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू लेयर कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा, और सेकेंडरी oocyte जो रहेगा एक नई लेयर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और यहाँ से निकल जाएगा क्या, सेकेंडरी oocyte बनेगा, है ना। सेकेंडरी oocyte दैट मीन्स ओवम जो है रिलीज़ हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। अगर हम यहाँ पे प्रोसेस की बात करते हैं तो उगोनिया स्टार्ट में बन जाता है ना। तो फीटल, जब फीटस डेवलप हो रहा होता है, फीमेल फीटस, तब उस समय उगोनिया बन जाते हैं, और बहुत सारे उगोनिया माइटोसिस डिवीज़न करेंगे और प्राइमरी oocyte बना लेंगे। प्राइमरी oocyte जो रहेगा वो फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न कंप्लीट करेगा, है ना, और फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद उसी पर्टिकुलर स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, और जब बर्थ लेने के बाद यहाँ पे प्यूबर्टी का टाइम आएगा, तो प्यूबर्टी के टाइम में बहुत सारे जो प्राइमरी oocytes रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो बेसिकली आपके डेथ हो जाएगी, और बहुत ही कम अमाउंट, दैट मीन्स कि 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो रहेंगे रिमेनिंग रहेंगे, जिसके अंदर क्या रहेगा, प्राइमरी oocyte रहेगा। देन प्राइमरी oocyte यहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट करेगा, फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न को कंप्लीट करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा, और उसके साथ साथ एक सेल और बनेगी, क्योंकि एक सेल से दो सेल डिवाइड होती हैं। तो फर्स्ट सेल जो रहेगी वो प्राइमरी oocyte रहेगी, और सेकेंड सेल जो रहेगी फर्स्ट पोलर बॉडी बोल देंगे उसको, क्योंकि वो जो रहेगा क्योंकि साइज़ में छोटा रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो आगे के स्टेज में नहीं जा पाएगा, तो ये डिग्रेड हो जाएगा। देन सेकेंडरी oocyte जो रहेगा फिर डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो इस तरीके से क्या होगा कि ओवम का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली एक रेगुलर नेचुरल चेंज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। तो यूट्रस और ओवरी, इन दोनों में क्या होता है, पीरियडिकली चेंजेस होते हैं। अगर हम बात करें तो ये ओवरी है और ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है। तो यूट्रस में कंटिन्यूसली चेंजेस होते हैं, और मतलब ओवरी में यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज होंगे, और यूट्रस में भी कंटिन्यूसली चेंज होंगे। तो हमको देखना है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं किस किस टाइम पीरियड में, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। तो साइकिल ऑफ इवेंट थ्रू स्टार्ट 1 मेंस्ट्रुएशन। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 से 29 डेज तक चलता है, एंड नॉर्मली 1 एग इज़ रिलीज्ड पर साइकिल। एक साइकिल में एक एग यहाँ पे रिलीज़ होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरी की, तो ओवरी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दैट मीन्स 28 से 29 डेज़ के अंदर एक एग यहाँ से रिलीज़ होता है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है इसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में हम चेंजेस को हम पढ़ते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, इन चेंजेस को हम फेज़ में डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग फेजेस में हम देखते हैं अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग जो चेंजेस होते हैं उसी के थ्रू हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेसिकली 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज़, तीसरा होता है ओव्यूलेशन, और चौथा होता है यहाँ पे ल्यूटल फेज़। तो इन चारों फेजेस में अलग अलग
चेंजेस हमको बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज़ की। अगर मेंस्ट्रुअल फेज़ की बात करें तो ये लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है और इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वेजाइनल के थ्रू यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे फ्लूइड निकलेगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या होता है कि यूट्रस में चेंजेस होंगे, ओवरी में चेंजेस होंगे। तो इस टेबल को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको पता चलेगा कि यूट्रस में क्या चेंजेस होंगे, देन ओवरी में क्या चेंजेस होंगे और उसमें कौन सा हार्मोन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा या किस हार्मोन का जो लेवल है वो क्या रहेगा। अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ का, जैसे मैंने बताया आपको कि 3 से 5 दिन तक ये चलता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इसमें। और इसमें क्या होगा कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, बाहर रिलीज़ होगा। देन लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेट प्रेगनेंसी। अगर यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं होता है तो ये एक इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी का। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तब होता है जब ओवम जो होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज़ तब होता है जब ओवम वहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होता। तो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है, कन्फर्मेशन नहीं है। क्योंकि कुछ रीज़न जैसे कि यहाँ पे आपका स्ट्रेस, पुअर डाइट, दैन पुअर हेल्थ, इसके कारण भी क्या होता है, इसके कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट तुरंत नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें यूट्रस में चेंजेस की, तो एंडोमेट्रियम वॉल जो मैंने आपको बताया था वो बेसिकली यहाँ पे टूटता है और ब्लड वेसल टूट जाते हैं। और अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डिग्रेड होता है इस समय पे, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम का यहाँ पे स्पेसिफिक वर्क होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है वो क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। देन कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होने के कारण क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो बेसिकली वो कॉर्पस ल्यूटियम ही सीक्रेट करता है, तो वो उसका लेवल बहुत ही लो हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बेसिकली हेल्प करता है एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करने के लिए। तो एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो रहता है उसके कारण बनी हुई रहती है और वो इसलिए लो हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज़ में, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली में प्रोजेस्टेरॉन को क्या करता है, लेवल हाई करता है। अगर हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज़ की, तो फॉलिकुलर फेज़ में ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होते हैं और 6 से 13 डे का ये ड्यूरेशन होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद यहाँ पे फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है जो 6 से 13 दिन तक चलता है और यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पे यूट्रस की, तो यूट्रस में प्राइमरी फॉलिकल जो रहते हैं वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं और इसमें एंडोमेट्रियम और यूट्रस की जो लाइनिंग है डीजनरेट जो हुई रहती है वो भी क्या होती है, वापस से बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोलिफिकेशन। तो अगर हम यूट्रस की बात करें, ओवरी की बात करें हम, तो यूट्रस में पहले तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फॉलिकल जो रहता है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। वही यूट्रस में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है वो वापस से प्रोलिफिकेट हो जाती है, बन जाती है। इसके अलावा अगर हम हार्मोन की बात करें तो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और ओवेरियन हार्मोन लेवल दैट मीन्स कि पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, दैट मीन्स कि पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन का क्या स्टेटस होता है, और ओवरी दैट मीन्स ओवरी से निकलने वाले जो हार्मोन रहते हैं उसका क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर पिट्यूटरी हार्मोन की बात करते हैं तो गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज़ में। तो फॉलिकुलर फेज़ में क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बनना है तो उसके लिए जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज़ होगा, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। और ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन है वो बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे सीक्रेट होगा। देन उसके बाद आएगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि जो ओवम है वो रिलीज़ हो जाता है और जो ग्राफियन फॉलिकल है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। देन ग्राफियन फॉलिकल जो रहेगा वो क्या बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम बनाने की जो प्रोसेस होती है वो अगली है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटल फेज़। तो ओव्यूलेशन फेज़ में सिर्फ क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होती है और जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो यूट्रस में ओवरी में रह जाती है और ओवम जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। ये बेसिकली 14th डे में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके चेंज इन ओवरी की,
तो जो रप्चर्ड ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम, ये बेसिकली वही है ना, ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, तो एंडोमेट्रियम वॉल पूरी तरीके से प्रोलिफिकेट हो चुकी है। तो LH यहाँ पे होगा, LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, और अपने पीक लेवल पे पहुँचेंगे और क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। देन ल्यूटल फेज़ में क्या होगा कि ल्यूटल फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, जो कि 15 से 28 डे तक चलता है, और जो ग्राफियन फॉलिकल जो रहेगा वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम जो रहेगा वो प्रोगेस्टेरोन को सीक्रेट करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर होके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो रहेगा वो प्रोगेस्टेरोन को बनाएगा, और प्रोगेस्टेरोन जो रहेगा बेसिकली एंडोमेट्रियम वॉल के लिए ज़रूरी होता है उसको मेंटेन करने के लिए। और फिर अगर सपोज़ करो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर पूरी एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो वापस नई बनानी पड़ेगी, वो बेसिकली किसी काम की नहीं रहेगी। तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये चीज़ें कुछ नहीं बनेगा, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो देन उसके बाद फिर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जो रहेगा वो ग्राफियन फॉलिकल से जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है वो रप्चर्ड हो जाएगा। रप्चर्ड होने के कारण प्रोगेस्टेरोन कम हो जाएगा, और फिर प्रोगेस्टेरोन कम हो जाएगा तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं बचेगी, और वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन of the fertilized ovum and other events of pregnancy. In the absence of corpus luteum degenerate, the breakdown of endometrium lead to menstruation and thus start the new cycle. And during the pregnancy, all event of menstrual cycle stop and there is a no menstruation. अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। क्यों मेंस्ट्रुएशन इसलिए नहीं होगा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो टूटेगी नहीं, और एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें यहाँ पे डेज दिया हुआ है 1 से लेकर 29/1 लिखा हुआ है यहाँ पे। देन मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ल्यूटल और आपके नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो ये देखो डिग्रेड मेंस्ट्रुएशन चालू हो गया, डिग्रेड होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फॉलिकल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, और FSH और LH धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देन यहाँ पे मैच्योर हो गए हैं, यहाँ पे फॉलिकुलर फेज़ में बिल्कुल पूरी तरीके से मैच्योर हो गए हैं यहाँ पे। और एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन के लेवल जो है वो इस तरीके से, अभी प्रोगेस्टेरोन का लेवल तो कम ही रहेगा बट एस्ट्रोजन का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके कारण LH का लेवल भी बढ़ गया है और FSH का लेवल भी बढ़ गया, और इसको हम बोलेंगे LH सर्ज, जिसके कारण क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद फिर ओव्यूल तो है, ओवम जो है वो बाहर निकल जाएगा, बट जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अंदर ही किस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में बन जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम जो रहेगा वो आगे प्रोगेस्टेरोन को बनाएगा, जिसके कारण इसका लेवल जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट होता है तो आपका प्रोगेस्टेरोन का लेवल कम होता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम की वॉल वापस से डिग्रेड होने लग जाती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है सीमेन का रिलीज़ होना वेजाइना में। वेजाइना में सीमेन जब रिलीज़ होता है पेनिस के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। स्पर्म जो रहेंगी वो स्विम करती हुई सर्वेक्स, यूट्रस, एम्प्यूला रीजन तक जाएंगी, और वहाँ पे जो ओवम रिलीज़ होगा वो ओवरी से एम्प्यूला रीजन तक आएगा, और फिर वो फ्यूज़न होगा, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा उस पर्टिकुलर एम्प्यूलर रीजन पे। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के एम्प्यूलर रीजन पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, दैट मीन्स फ्यूज़ हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म चेंजेस इन जोना प्ल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम दैट बैक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो ओवम है उसके ऊपर की जो लेयर है वो जो है फर्स्ट स्पर्म जैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट स्पर्म जैसे ही इसको फर्टिलाइज़ करेगा तो इसका स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। जोना प्ल्यूसिडा में क्या होगा, ऊपर की लेयर होती है बेसिकली ये ओवम के, वो चेंज हो जाएगी, जिसके कारण जो दूसरे स्पर्म है उसमें फिर
एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे आएंगे। तो जो फर्स्ट स्पर्म रहेगा जो इसको फर्टिलाइज़ कर लेगा, उसके बाद फिर जो ना प्लूसिडा में स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे, जिसके कारण ये दूसरा जो है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो उसमें एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं जो कि इस ब्रेक करने का काम करते हैं मेम्ब्रेन को। देन दिस इंड्यूस द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट म्यूसिस। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो म्यूटिक डिवीज़न था वो कंप्लीट हुआ था। बेसिकली यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है ना, दिस इंडिकेट द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट द म्यूसिस। म्यूसिस की प्रोसेस जो होती है M1 और M2, तो म्यूसिस की जो सेकेंड प्रोसेस होगी उसको भी कंप्लीट हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, जब फर्टिलाइजेशन होगा। एंड दिस इज बिगन एन अनइक्वल डिवीजन एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम। तो इसमें सेकेंडरी पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम बनेगा। तो ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन के समय हो रहा है। एंड द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो स्पर्म रहेगा वो क्या करेगा, उसमें 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे और ये डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि इसमें आखिरकार कैसे डिसाइड होता है ह्यूमंस में कि कोई मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेक्स जो होता है वो सेक्स ऑफ द फीटस इज़ डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही होता है। मेल में XY और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। ओवम जो होता है वो X क्रोमोसोम को कैरी किया हुआ गैमेट बनाता है, और मेल जो रहता है X और या फिर Y कैरी किया हुआ स्पर्म बनाता है। अगर क्या होता है इसमें अगर हम देखें तो मेल में हाफ X क्रोमोसोम वाले गैमेट बनते हैं और हाफ Y क्रोमोसोम वाले गैमेट बनते हैं। तो अगर X कंटेनिंग क्रोमोसोम ने, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो X कंटेनिंग क्रोमोसोम जो होता है या फिर Y कंटेनिंग क्रोमोसोम अगर फ्यूज़ होता है जाइगोट से, तो डिसाइड होता है कि कौन मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो बहुत ही इजी तरीके से इसको हम समझ लेते हैं कि अगर एक्स ने एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम ने, मतलब एक्स क्रोमोसोम जिस गैमेट में है, अगर उसने फर्टिलाइज कर दिया तो XX होगा, दैट मीन्स फीमेल। अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है और उसने एग को फर्टिलाइज कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। जाइगोट जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से डिवीज़न में जाता है, म्यूटिक डिवीज़न, जिसको बोलते हैं म्यूटिक क्लीवेज। एक बार क्या हुआ कि मेल और फीमेल गैमेट जैसे ही फ्यूज़ होते हैं, जैसे फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बना देंगे। अब जाइगोट डिवीज़न करेगा तो सबसे पहले वो किस में जाएगा, म्यूटिक क्लीवेज में। जाइगोट जो रहेगा वो स्थमस से मूव करता हुआ जाएगा और यूट्रस की तरफ, और सेल्स में भी कन्वर्ट होता जाएगा। सेल्स जो है वो डिवाइड करती जाएगी, जो 1 से 2 बनाएगी, 2 से 4, फिर 8 और 16। इन जो सेल्स होती हैं, जितने सेल्स जो बोलते हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ब्लास्टोमियर जो रहेंगे, जब 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स हो जाएगा तो उस स्टेज में जो यहाँ पे एम्ब्रियो रहेगा उसको बोलेंगे मॉर्यूला, और द मॉर्यूला फिर से फर्दर डिवाइड करेगा और बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट, एंड इट मूव फर्दर अलॉन्ग विद द यूट्रस, और वो यूट्रस की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड outer layer called trophoblast, and the trophoblast layer then get attached to the endometrium। और इसके अलावा यहाँ पे अगर ब्लास्टोसिस्ट की बात करते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट जो होगा है ना, उसके हम यहाँ पे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्लास्टोमर्स होंगे वो बेसिकली सेल्स को बोलते हैं, और 8 से 16 ब्लास्टोमर मिलके मॉर्यूला बनाते हैं, और जो मॉर्यूला रहेगा वो कंटिन्यूस डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा। ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स होती हैं तो अरेंजमेंट जो होता है तो एक आउटर लेयर में अरेंज होगा और एक इनर लेयर में। अगर हम आउटर लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर को बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और इनर जो ग्रुप रहेगा उसको बोलेंगे इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो रहेगा वो अटैच होगा एंडोमेट्रियम से, एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, और इनर सेल मास जो रहेगा वो बेसिकली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। द सेल्स ऑफ यूट्रस डिवाइड रैपिडली, जो यूट्रस की सेल्स होंगी वो डिवाइड होंगी और कवर करेंगे ब्लास्टोसिस्ट को। ब्लास्टोसिस्ट जो रहेगा एम्बेडेड हो जाएगा यूट्रीन वॉल में, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन, जिसके कारण क्या होगा, प्रेगनेंसी बनेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें
तो यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलपमेंट और उसका फंक्शन देख लेते हैं पहले। तो प्लेसेंटा जो होता है बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन के बाद जो एम्ब्रियो है उसमें एक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो बेसिकली कॉरियोनिक विली जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो बने हुए रहते हैं कहाँ पे, ट्रोपोब्लास्ट में। और जो कॉरियोनिक विली जो रहेंगे वो यूटेरिन टिश्यू से कवर रहेंगे और मैटरनल ब्लड से, और कॉरियोनिक विली एंड द यूटेरिन टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लेसेंटा में यूटेरिन टिश्यू और कॉरियोनिक विली दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। प्लेसेंटा जो रहता है वो कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को एम्बिलिकल कॉर्ड से मदर बॉडी से, जो हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस का। अगर हम प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगी बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड द मैटरनल बॉडी। मदर की बॉडी और जो फीटस है दोनों के बीच में यहाँ पे फंक्शनल यूनिट है। ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालता है। प्लेसेंटा जो होगा वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। तो कुछ हार्मोन है जैसे कि ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन भी रिलीज़ करेगा। इसके बाद ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन को भी ये रिलीज़ करता है। इसके अलावा यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी ये रिलीज़ करेगा। अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के समय पे ये रिलैक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन इज़ इंक्रीज्ड। प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे अदर हार्मोन्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। थोड़ा सा डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये देखिए एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और एम्बिलिकल कॉर्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये एम्ब्रियो मदर की बॉडी से। या मदर की बॉडी में जो प्लेसेंटा बना हुआ है बेसिकली उसमें प्लेसेंटल विलाई है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, योल्क सैक। तो इस तरीके से यूटेरिन वॉल के चारों, यूटेरिन वॉल जो होगी ये ऊपर वाली, ये किस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट है आपको बिल्कुल पूरी क्लियरली दिख रहा होगा। देन उसके बाद फिर यहाँ पे बात करेंगे तो ये है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। तो ये बर्थ कैनल जो है आगे चल के बनने वाली है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के समय कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनके लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, प्रोलैक्टिन। High level of these hormones are essential for supply of fetus growth and metabolic change in pregnancy as well as the maintenance of pregnancy। तो बेसिकली जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन है ये ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये सभी जो है फीटस के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्प्लांटेशन के बाद जो एम्ब्रियो रहेगा वो क्या करेगा, वो डिफ्रेंशिएट होगा और आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और मीजोडर्म फॉर्म करेगा। ये जो हैं ये क्या करेंगे, दीज 3 टिश्यूज सून गिव राइज टू द टिश्यूज़ इन द बॉडी। ये जो 3 लेयर हैं, एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा और ट्रिप्लोब्लास्ट इसको हम बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब 3 लेयर इसमें फॉर्म होती है, एंडोबैक्टीरियम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। ये बेसिकली 3 लेयर स्टार्ट होती हैं। तीनों लेयर जो होती हैं अलग अलग लेयर से अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्टेम सेल के बारे में बताऊँगा। स्टेम सेल बेसिकली इनर सेल मास जो होता है उसमें मिलते हैं और इनमें एबिलिटी होती है कि वो किसी भी ऑर्गन के सेल्स और टिश्यूज़ को बना सकती हैं। अब हम बात करेंगे फीटस या फेटल डेवलपमेंट की। अगर फेटल डेवलपमेंट की बात करें तो 1 मंथ में हार्ट, 2 मंथ में लिम्स और डिजिट्स, 3 मंथ्स में यहाँ पे यानी कि 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 3 मंथ्स को हम 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं। उसमें मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन जो है वो 12 वीक में बन जाएंगे। 5th मंथ की बात करें तो अपीयरेंस ऑफ हेयर्स एंड हेड एंड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 5th मंथ से और हेयर भी बनने लग जाते हैं। 6th मंथ में जो होगा बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर, बहुत ही छोटे छोटे हेयर से ये कवर हो जाएगा। आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, आईलैशेस फॉर्म हो जाएंगे। 9 मंथ में फीटस जो रहेगा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा और डिलीवरी के लिए रेडी रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पार्चुरेशन या फिर एंड लैक्टेशन की। तो एक और पीरियड होता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो रहेगा वो लगभग 9th मंथ का होता है। इसका मतलब होता है कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की एवरेज ड्यूरेशन को हम गेस्टेशन बोलते हैं जो कि 9 मंथ्स का होता है। अगर पार्चुरेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ बाय द फीटस इज एक्सपील्ड और डिलीवर ड्यू टू द विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। यूटरस जो होगा वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा और फीटस को बाहर निकालेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। अगर हम प्रोसेस देखें तो क्या होगा इस प्रोसेस में कि डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस पार्चुरेशन। जो फीटस है जब डेवलप हो जाएगा तो वही क्या करेगा,
प्लेसेंटा और फीटस दोनों ही पार्चुरेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल देंगे हम इसको, और ये ट्रिगर करेगा ऑक्सीटोसिन को फ्रॉम द मदर पिट्यूटरी। मदर्स की पिट्यूटरी का जो ऑक्सीटोसिन रहेगा वो रिलीज ज़्यादा होने लग जाएगा। ऑक्सीटेशन स्टिमुलेट करेगा यूटेरिन को कॉन्ट्रैक्शन को, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक आएगा। दैट मीन्स जो है ये क्या करेगा, यूटेरिन जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, जिसके कारण जो है और ज़्यादा उसमें प्रेशर क्रिएट होगा और बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी जो है वो डिलीवर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लैक्टेशन की। तो लैक्टेशन का मतलब होता है कि मिल्क प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल ऑनवर्ड्स फीमेल टूवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी के जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होती है, प्रेगनेंसी होती है, देन उसमें क्या होता है, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रम जो होता है वो बेसिकली मिल्क है जो कि इनिशियल फ्यू डेज़, लैक्टेशन के इनिशियल फ्यू डेज़ में रिलीज़ होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होती हैं, और ये क्या करता है, न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है बिल्कुल एंड हो गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।